अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। क्या जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बाद कुछ और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है? वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का आज ये कहना था कि बानी पीटीआई ने मुल्क के अमन को खराब किया, इंतशार फैलाया, साजिश का सरगना बानी पीटीआई और सहूलतकार फैज हमीद थे। फौज के इदारे ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू किया है, जिसे हम खुश आइन समझते हैं। सिब हो या निसार हो या जो भी हो, साबिक DGISI फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात अब आगे बढ़ेंगे। फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो है वो की हैं। एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे। इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। पिछले दिनों साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का ये बयान सामने आया था कि फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर उनका कहना था कि मेरी गिरफ्तारी से मुतालिक भी झूठ फैलाया गया है, जब मुल्क में मौजूद ही नहीं तो गिरफ्तारी की बातें मन घड़त हैं। आज बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी पर बिल्कुल भी वो खौफजदा नहीं है, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। उनका यह भी कहना था कि कहा जा रहा है कि फैज हमीद ने 9 मई की साजिश की। ऐसा नहीं है, बल्कि साजिश तो PTI के खिलाफ हुई है। हमारा मुतालबा है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराएं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट नहीं होने दे रही। उन्होंने आज दोबारा अपना मौक़िफ़ दोहराया कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दूसरी तरफ यह दावा किया था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। बाजवा साहब अपना चुना हुआ बंदा पावर में लाना चाहते थे ताकि उनका तसलसल बरकरार रहे। ताहम जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन लेने की कोशिशों के मामले पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान के बयानात में जो है वो तजाद सामने आया। अब दूसरी तरफ इमरान खान की अडयाला जेल में मुबैना सहूलतकारी के इल्जाम में हिरासत में लिए गए साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल भी आज मंजर आम पर आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गुज़िश्ता रात अडयाला जेल के करीब अपनी रिहाइश गाह पहुंच गए। इससे पहले 14 अगस्त को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था और उनके अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। अदालत ने पुलिस को 20 अगस्त के लिए अब नोटिस जारी करके उनसे जवाब भी तलब किया हुआ है। साबिक IG जेल खाना जात जो पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग, जिनकी गुज़िश्ता रोज हसास इदारों की जानिब से हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आई थी, उन्होंने अब तरदीद की है उसके बाद और रात गए एक वीडियो पैगाम में उनका यह कहना था कि अपने ही घर में हूं और गिरफ्तारी की खबर चाय की चुस्की लेते हुए सुन रहा हूं। अब ये जो मामला है, क्या ये जो जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद मामला मजीद फैल सकता है? क्या और नाम भी सामने आएंगे? क्या और बड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है? इस पर बात करने के लिए खुर्रम दस्तगीर साहब इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, इमरान खान ने तो आज कहा कि जनरल फैज हमीद का कोई ताल्लुक नहीं है इसे, लेकिन हुकूमत ऐसा लगता है कि ये जो सारा मुद्दा है जनरल फैज और इमरान खान और 9 मई का मामला उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, या हुकूमत को ऐसा लग रहा है। क्यों आप समझते हैं कि ये जो सारा मामला है ये इमरान खान से भी जुड़ा हुआ है और 9 मई से भी जुड़ा हुआ है? जी, इसमें दो बड़े वाजे कहते हैं टाइम पीरियड्स हैं जिनको हमें चेक करना है। एक तो ये है कि जो अभी गिरफ्तारी के बाद जो चार्जशीट या कुछ इंडिकेशन दी गई वो तो 9 मई के हवाले से है और जो साबिक DGISI उनकी बाद अज रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज थी उनके बारे में है। तो उसमें भी चूंकि 9 मई उसमें शामिल है तो बहुत एक संजीदा इशू उठता है कि क्या, और इस पे ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कुछ आला तरीन फौजी अफसरान के कोर्ट मार्शल्स भी हुए, उनको बर्खास्त भी किया गया 9 मई के फौरन बाद, अगर आपको याद हो तो। लेकिन अगर उस पे कोई वाइडर कंस्पिरेसी है, क्योंकि उसकी जो मुमकिनात हैं वो ज्यादा हैं कि अगर एक ही दिन पूरे मुल्क में जो दिफाई तनसीबात या कैंटोनमेंट्स पर हमला होता है
तो ये जो एक इस पे जरूर कहीं ना कहीं कोई तस्वीराती यानी स्ट्रेटेजिक सोच थी, और उस स्ट्रेटेजिक सोच में कौन शामिल था। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ, जैसे गुजरांवाला में 9 मई को जो जिले में मुख्तलिफ एहतजाज हो रहे थे, उनको बाकायदा तौर पे अब ये नहीं मालूम कहाँ से कहा गया, लेकिन ये कहा गया कि वो जो हमारा राह वैली का कैंटोनमेंट है उसके दरवाजे पर जमा हो उस शाम को। तो लिहाजा किसी ने उसको मुश्तमा किया उस सारे एहतजाज को एक खास फोकस की तरफ। इस तरह जो हम देखते हैं और कोई वजह समझ नहीं आती कि शहीदों की जो यादगारों की बेहरमती है ये क्यों हुई और कैसे हुई, और इस पे एक बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तानी जो अपने शहीदों को बहुत तकरीम देते हैं, वो किस तरह, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये किया। तो बहुत सारे संजीदा सवालात हैं, और उसके सवालात के जवाबात जब इस तफ्तीश में से आएंगे तो फिर चूंकि उस 9 मई के अगर कोई बेनिफिशियरी था, जो कि आमतौर पर तफ्तीश में सवाल पहला यही होता है कि अगर ये जो काम किया गया इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होना था, उसका नाम इमरान खान है। तो लिहाजा उनका नाम तो आएगा कि सिर्फ ये कोई खला में तो साजिश नहीं हुई थी या सोच नहीं थी, या अगर वो 9 मई का एहतजाज था तो उससे क्या हासिल करना चाहते थे। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को जला के और 150 जानवरों को जला के और जिना हाउस को जला के, तो ये इन सवालात के जवाबात आना भी बाकी हैं, और बेहतर यही है कि वो एक बाकायदा तफ्तीश के जरिए अदालत में, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट हो, उसमें पेश हो, ताकि फिर बाद में इस पर जो है वो पाकिस्तान की तारीख भी थोड़ी सी कुछ दुरुस्त हो, जिसको बड़ी जरूरत है, और हम भी बतौर एक इस्लामी जमहूरिया आगे बढ़ सकें। लेकिन इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब 2 नाम और आ रहे हैं जिन पर इस गिरफ्तारी के बाद बहस हो रही है। एक तो जनरल बाजवा का है, हालांकि उस पर तहरीक इंसाफ भी उन पर इल्जाम लगा रही है कि उनकी हुकूमत उन्होंने गिराई, और दूसरा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का है, उनकी तरफ से तरदीद तो आ गई है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सवालात हैं या ये इशारे मिल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सारा मामला इनके साथ भी, इन 2 नामों के साथ भी जो है वो जुड़ा हुआ है? देखिए, उनका मैं अपनी जाती राय देने लगा, मेरे ख्याल में उनका बहुत गहरा किरदार था, लेकिन क्या उसमें इतनी सफिशिएंट एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर उनको प्रोसिक्यूट किया जा सके, या कौन सी ताजीरात हैं पाकिस्तान की जिसका उनके ऊपर इत्तलाक किया जा सकता है, वो एक सवाल है। इसलिए मैंने गालिबन आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है, मैं इसको दोहरा देता हूँ, बेहतर तरीका यही है कि शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना पार्लियामान की तरफ रुजू करें। पार्लियामान एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के नाम पर एक ऐसा इदारा क्रिएट करे जो कि फिर हमें अपने माजी की जो मुख्तलिफ सियाकारियां हैं, किसने भी की हैं, जिस इदारे ने भी की हैं, हम उनका, जिसे हम कह सकते हैं कि गौर व फिक्र के बाद उनका शुमार और हिसाब कर सकें। अंग्रेजी में जुमला है रेकनिंग विद द पास्ट। अच्छा, तो हमें वो जो रेकनिंग है वो करनी है, और उसमें अगर वो उसको नॉन प्रोसिक्यूशन यानी इस्तगासा के बगैर भी रेकनिंग हो सकती है, उसका सामना किया जा सकता है। तो यहाँ तो एक जो अफसर थे उनके ऊपर तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या फील्ड कोर्ट मार्शल होगा, लेकिन अगर हमें अपनी माजी से दुरुस्त सबक सीखने हैं तो एक बगैर किसी जो है वो जेल और ट्रायल के बगैर भी एक तरीकेकार वजह करके ये सारी जो स्याकारियां हैं इनके जिम्मेदारान को खुद दावत की जा सके, हम आपको इम्यूनिटी देते हैं, आप आकर बताएं कि आपने ये क्या किया, ताकि हम कम से कम जो पाकिस्तान की आज की नौजवान नस्ल है जो कि पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ नहीं है और समझते हैं कि गालिबन चाहे 2014 के धरने से पाकिस्तान की पैदाइश हुई थी या 2011 के जलसे से पैदाइश हुई थी। पाकिस्तान की तारीख के जो ये सारे मामलात हैं ये बहुत तवील हैं, और मसलन अगर अदलिया का मामला शुरू होगा तो फिर हमें बहुत सारे इशूज और भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि अदलिया की तारीख तो 1953 तक जा रही है, जब तक मौलवी तमीजुद्दीन का पहला केस हुआ था। तो ये सारे इशूज ऐसे हैं जिनका बेहतरीन तरीका जो है मेरी नजर में, इस पे मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, वो पार्लियामान के जरिए इस माजी से जो है उसका सामना किया जा सकता है, उसको कन्फ्रंट किया जा सकता है, और फिर उसके जरिए फिर हम किसी न किसी, जिसे कहते हैं कि लेकिन जख्म पर मरहम लगा सकते हैं।
ठीक है, जस्ट टू क्लैरिफाई, मैंने दो नामों का जिक्र किया था, जनरल बाजवा का और साकिब निसार का। तो ये जो आपने बात की किरदार के हवाले से, ये किसके हवाले से थी? क्या जनरल बाजवा के हवाले से थी या साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से की? जी, दोनों के हवाले से थे जी। ये तो हमें अच्छा। और दोनों का पाकिस्तान की तारीख हमें ये बताती है, एक तलख सबक है कि बहुत देर तो अच्छा। दहाइयों तो एक बड़ा गट्स जोड़ रहा है ना जी। कि अगर सन 2000 में सिर्फ अगर हम लेटेस्ट जाएं तो किस तरह जो है वो उस वक्त के जो आमिर थे उनको ना सिर्फ पूरी तरह कानूनी कवर दिया गया, बल्कि उनको ये भी इजाजत दी, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने कहा कि आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं और वो तरमीम दुरुस्त होगी जी। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे वाकयात हैं। तो ये सिर्फ एक अगर हम कहें कि जी मुक्तदरा के पास का यहाँ अदलिया को भी अपना जवाब देना। अच्छा, और आपको ये मामला अगर इमरान खान से जुड़ा हुआ है, जनरल फैज की गिरफ्तारी वाला, और उनका मामला अगर मिलिट्री कोर्ट जा रहा है, तो इमरान खान वाला मामला भी आपको उनके साथ मिलिट्री कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है या जाना चाहिए? जी, पहली कोशिश तो यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो सिविल अदालतें हैं वो इससे डील करें। लेकिन अगर जो कि बहुत ही संजीदा और हसास इशू होगा, जिसकी तरफ अब कुछ इशारे आ रहे हैं कि जो 9 मई का वाकया था उसके पीछे क्या मकसद क्या था, और अगर मकसद ये था कि पाकिस्तान की मुक्तदरा के अंदर से कोई बगावत करवाई जाए और ये इंप्रेशन दिया, वो यही समझ आता है कि उस 9 मई के वाकये को और तो कोई जो है हमें मंतकी नतीजा नजर नहीं आता। तो फिर अगर ये उस पर सबूत और शवाहिद आते हैं फिर तो मामला वहां तक जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर सिविल अदालतों में इसको हैंडल करना चाहिए। ठीक, अब इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब, पीटीआई का ये कहना है कि ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है इमरान खान को मजीद अरसा जेल में रखने के लिए। इस तनकीद को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये नए केसेस जो हैं वो, उनकी तनकीद तो ये है कि ये इसीलिए बनाए जा रहे हैं? ये तहरीक-ए-इंसाफ का जो पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने का रिकॉर्ड है, उनकी तो आप किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते, और वो हर चीज पर लैश आउट करते हैं एक दिन की हेडलाइंस लेने के लिए। उन्होंने भी जवाब देना है। वो आकर हमें बता दें कि 9 मई, अगर उनका ये कहना है कि जी आज भी जरूरत है रहमान साहब कि उनको वीडियोस दिखाई जाए, तो फिर वो मानेंगे। पूरे मुल्क में हजारों वीडियोज हैं कि इन्होंने शहीदों की यादगारों की बेहरमती की है, इन्होंने पाकिस्तान की इमलाक को, दिफाई इमलाक को आग लगाई है। और अगर कुछ नहीं जवाब देना तो फिर पेशावर में जो 150 जानवर जलाए उसका ही जवाब दे दें, क्यों उन्होंने मंडी को आग लगाई, क्या हासिल करना चाहते थे वो, क्या मकसद था। तो उनको अभी उन्होंने बहुत सारे जवाब देने हैं, और एक शख्स की रिहाई और ना रिहाई, मेरी तो उनसे ये बहुत एक सिफारिश होगी कि वो इस पर फोकस करे कि उनके पास खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी है। हमें बताएं वो कैसे करेंगे। वो पार्लियामान में उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, वो आकर हमें बताएं कि पाकिस्तान की महंगाई और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में जो जमहूरियत के मुख्तलिफ मामलात हैं, उनके क्या हल हैं। तो बजाय ये कि वो सारा सुबह से शाम तक एक शख्स की रिहाई के लिए उस पर फोकस है, और जिस मकसद के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम ने उनको जो 31% वोट दिए हैं, उससे तो वो बिल्कुल ही अपनी जिम्मेदारी से फरार हैं। और ये भी बात है कि उनको अगर 31% के ऊपर वो इसरार करते हैं कि जी हमारा 31% वोट है तो उसका एहतराम किया जाए, तो फिर उन्हें उससे जो है वो दुगने वोट, बल्कि दुगने से भी ज्यादा वोट लेने वाले जो जमातें हैं 69% जिनकी आज वफाकी हुकूमत है, उनका भी एहतराम करना होगा। तो जब तक वो बाहमी एहतराम की बुनियाद पर, उन्होंने वोट लिए, हमने भी वोट लिए, तो लिहाजा अगर बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बात करनी है तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर मुस्तकिल तौर पर वो बरसरे पैकार ही रहेंगे और सिर्फ धमकियों पर जो है वो अपनी सियासत करेंगे, तो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत, पाकिस्तान की आवाम को जरूरत यह है कि उन्हें मुआशी और सियासी इस्तेहकाम दिया जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, पाकिस्तान तरक्की कर सके। और इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के इस्तेहकाम को अगर कोई कुव्वतें जो इस वक्त डिसरप्ट कर रही हैं, उनमें से एक तहरीक-ए-इंसाफ भी है। जी ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। अब एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़िश्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर मवासलात शकील खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर उन्होंने करप्शन के इल्जामात लगाए थे। रोजनामा दुनिया न्यूज के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर शकील खान और वजीर आला अली अमीन के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप में मुबैना तौर पर तल्ख कलामी हुई। जराए ने बताया कि दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का अपने एक बयान में कहना था कि बानी PTI की मंजूरी से बनाई गई गुड गवर्नेंस कमेटी ने शकील खान की कारकर्दगी पर उन्हें हटाने की मंजूरी दी। ताहम रहनुमा PTI आतिफ खान ने कहा कि शकील खान को साजिश के तहत सूबाई काबीना से हटाया गया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में से मुतालिक बानी PTI को आगाह किया था। अब एक और मामला शेर अफजल मरवत का था। तवील अरसे बाद बिलाखिर अडयाला जेल में उनकी बानी PTI से मुलाकात हो गई और मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से माफ़ी है, मैंने आज तमाम इख्तलाफात ख़त्म कर दिए हैं। और उन्होंने कहा कि पार्टी से तो मुझे किसी ने निकाला ही नहीं, पार्टी से निकालने वाला नोटिफिकेशन जाली था। बानी PTI ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि कोई इख्तलाफात मंजूर नहीं, सबको बिठाएं। और कुछ रोज पहले PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर और लाहौर के सदर चौधरी असगर भी जो है वो अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए थे। अब इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया था कि हमाद अजहर का इस्तीफा कबूल नहीं किया जाता। पार्टी की जो कोर कमेटी है, पार्टी के सूबाई सदर, उन्होंने भी हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया था और कमेटी ने बानी PTI से भी उनका इस्तीफा मंजूर ना करने की दरख्वास्त की थी। अब ये खबरें हैं क्यों आ रही हैं, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई ग्रुप बंदी, एक दूसरे पर इल्जामात, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम से जुड़े मामला हैं उन पर बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ इस वक्त हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्हीं से इस हवाले से पूछते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो एक KP में जारी बात है, आप वहाँ की सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, क्या वाकई शकील खान को जो है वो वजीर आला की शिकायत करने पर जो है वो उनके ओहदे से हटाया गया है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोनों पार्टी के पुराने रहनुमा हैं, चाहे वो CM गंडापुर साहब हों या शकील खान साहब। शकील खान साहब भी पिछली दोनों हुकूमत में वजीर रहे हैं और अब दोबारा उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी। तो इस मामले पे जो इन्वेस्टिगेशन या कोई कमेटी बनी है उसकी तो मुझे कोई खास इतलात नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आई है जिसके बाद शकील साहब ने जो है इस्तीफा दिया है, या गवर्नमेंट साइड पे वो कहते हैं कि डीनोटिफाई हुए हैं। इशू सेंसिटिव है, मैं पब्लिक में इस पे ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो है वो है ही करप्शन के खिलाफ, लेकिन चूंकि दोनों पार्टी के सीनियर लोग हैं तो इस पार्टी की जो हमारी इस इशू को पार्टी की हमारी सीनियर लीडरशिप जो है कोर कमेटी लेवल पे या उससे भी ऊपर जो है उसको देखेगी कि इस मामले का हल क्या निकल सकता है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है जाहिर है उसका नुकसान तो हुकूमत को बहरहाल होता है, लेकिन क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आती है कि उसमें क्या चीज़ें हैं, उस पर शकील साहब का अपना मौक़िफ़, जो कमेटी है जो गुड गवर्नेंस की है उसकी अपनी एक रिपोर्ट है। तो अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि करप्शन पे तो तहरीक इंसाफ की बिल्कुल तो जीरो उनका। ये क्या मामला है, हमेशा ये तीसरी सूबाई हुकूमत है, हमने सबसे पहले तो इस तरह से ग्रुप बंदी और ये इल्जामात, ग्रुप बंदी जुड़ी हुई है करप्शन के इल्जामात से। ये पहले परवेज खटक के दौर में भी देखे, फिर महमूद खान के दौर में भी जो है वो हमने यही देखा, और अभी भी उसी तरह की ऐसा लगता है सूरत हाल हो रही है। मेरे ख्याल में ये जो करप्शन वाला इशू है ये एक ऐसा एक वबा है जो पूरे मुल्क में फैल चुकी है, और उस पर सब लोग अपनी, ज़ाहिर हमारी जमात की तो पॉलिसी करप्शन, पूरे मुल्क में ये मसला बहुत संगीन है और हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 एहतसाब ही है। और इमरान खान साहब से जेल में इस पे मैंने बात भी की थी कि हमारा 10 साल हो गए हैं में, तो अब हमें मजबूत इस पे ज़्यादा तगड़े स्टेप्स लेने होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में की चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं। अब ये जो मामला हुआ है तो शकील खान है वो तकरीबन 2 टर्म गुजारने के बाद जिनकी तीसरी टर्म है एज ए मिनिस्टर, तो उनकी भी एक खिदमत है पार्टी की और एक रेपुटेशन उनकी भी है। और दूसरी तरफ कमेटी की रिपोर्ट आई है, अब कमेटी की रिपोर्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि उसमें क्या चीज़ें उन्होंने उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना दिया है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये डेवलपमेंट्स ओवरऑल पार्टी के लिए अच्छी नहीं होती।
अगर कोई ऐसे कोई इशू है तो मैं सीनियर लीडरशिप एक्सपेक्ट करता हूं कि वो उसको बैठ के इन मामलों को रिजॉल्व करें और इसको देखें, क्योंकि पंजाब में भी जिस तरह आपने कहा हमाद साहब का इशू हुआ, क्योंकि अगर वो पंजाब के सदर हैं तो उनके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जिन चीजों लोगों को लगाएं, तो उनका भी उसमें एक रिजर्वेशन है जिसको उम्मीद है खान साहब इसको इमरान खान साहब देखेंगे। सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब भी इसको देखेंगे। गौर साहब ने मुश्किल वक्त में गौर साहब के बारे में मैं ये बताऊं, एक एमिएबल शख्स हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी में यूनिटी हो। उनको मैंने बारहा देखा है कि मरवत साहब के इशू में भी उन्होंने रोल अदा करने की कोशिश की थी, और ये जो हमाद साहब वाला मामला है उसमें बताऊं कि उन्होंने वॉलंटियर किया है कि हमाद साहब का कोई मैसेज, अगर ऐसी कोई चीज है जो हमाद साहब फरमा रहे हैं कि उनका मैसेज प्रॉपर नहीं जाता, तो बैरिस्टर गौहर ने उनको भी वॉलंटियर किया है कि कोई मैसेज हो आप मेरे थ्रू, क्योंकि मैं सिटिंग चेयरमैन हूं तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि इन मुश्किल हालात में बैरिस्टर गौहर चाह रहे हैं कि वो सबको साथ लेके चलें। मेरी तो कोशिश हमेशा यही होती है कि जिन लोगों को इमरान खान साहब ने ओहदा दिया है तो उस शख्सियत की वजह से नहीं बल्कि इमरान खान साहब की वजह से उनको हम फुली सपोर्ट करें। कोई शख्स हमें पसंद हो सकता है या कम पसंद हो सकता है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त में साहब ने किसी को ओहदा दिया है तो ये वक्त पसंद नापसंद का नहीं, बल्कि अब हमें उस ओहदे को सपोर्ट करना। एक ओहदा है जनरल सेक्रेटरी। ये बताइएगा जी अली मोहम्मद साहब, ये बताइएगा शेर अफजल मरवत भी अब पार्टी में वापस आ गए हैं? जी, आज आपने उनकी प्रेस टॉक की भी बात की है, और कुछ वक्त पहले बैरिस्टर गौर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है, और मेरे ख्याल में मरवत साहब का इशू इंशाल्लाह बेहतर तरीके से हैंडल हो गया है, मुझे उम्मीद है। और कोशिश ये होगी कि जो वक्त ज़ाया हुआ है या जो बैड ब्लड क्रिएट हुई है, मैं तो ऑलवेज अवेलेबल हूँ कि पार्टी में जिसके भी कोई इशूज, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं किसी ग्रुप का मैं हिस्सा नहीं हूँ, और ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि कोई ग्रुप है, लेकिन मैं पसंद नापसंद में नहीं पड़ता। मेरा काम सिर्फ पार्टी से और इमरान खान साहब से है। तो अगर किसी शख्सियत किसी में भी कोई नाचाकी है, कोई इशू है, मैं तो हमेशा वॉलंटियर करता हूँ, और मेरा मैसेज हमेशा यही होता है। मैंने आज भी पार्लियामेंट्री पार्टी में ये बात काफी दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त लीडर चूंकि जेल में है, मुश्किल बड़ी, तो हमें इत्तेफाक को इत्तेहाद की जरूरत है। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी पार्टी जो है उसको टो करती है। कुछ इक्का दुक्का इश्यूज होते हैं कि मेरे ख्याल में अब उनको एड्रेस कर लिया जाएगा। मरवत साहब ने भी तकलीफ उठाई है, होपफुली वो भी इंशाल्लाह बेहतर तरीके से अब लेके चलेंगे साथ। अच्छा, ठीक है। और अली मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइएगा, ये जो अब जरा थोड़ा सा दूसरा इशू, ये जो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद की एक सूरत हाल है, हुकूमत ने आज भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत ने कहा कि ये मामला अभी और भी आगे जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो रहा है, और पीटीआई उस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे जनरल फैज वाले मामले के ऊपर इमरान खान बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो 9 मई के साथ हुकूमत जो ताल्लुक जोड़ रही है जनरल फैज का, उससे जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो उससे बिल्कुल पीछे हटती हुई नजर आ रही है। तो ये जो जनरल फैज और 9 मई का एक ताल्लुक हुकूमत जोड़ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई कोई कनेक्शन है ऐसा? देखिए, जहां तक उनकी ज़ेर हिरासत आने का ताल्लुक है, वो तो इदारे का अंदरूनी मामला है, तो उस पर तो जब तक कोई बात सामने आती है उस पर मेरा नहीं ख्याल उस पर कोई कमेंट करना ज्यादा मुनासिब है। लेकिन हुकूमत जो दूसरी बात करी 9 मई का, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीजों को लेके आप उससे पॉलिटिकल फायदे उठाएं। अगर कोई ऐसा रोल है तो उस पर मुनासिब बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नीचे कोई जुडिशल कमीशन टाइप चीज बने जो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो 14 अगस्त गुजर चुकी है और आज 17 अगस्त है। मेरे ख्याल में 17 अगस्त वैसे भी अहम है। आई थिंक 17 अगस्त ही था 1988 था शायद, जब टॉप ब्रास शहीद हुई थी, और काफी नुकसान मुल्क ने, मुल्क बहुत से वज़राए आज़म को शहीद हो गए, फांसी चढ़ गए, टॉप ब्रास शहीद हुई, और सिपाही से लेके जनरल तक और आम लोगों ने, उलमा ने और सब लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। सब लोगों को की शहादतें हैं हर गांव में। मैं तो बहुत फिरता हूँ पाकिस्तान में, मैं रहमान आपको बताऊं, रहमान साहब की, मैं बहुत कम ऐसे कब्रिस्तान आप गुजरते हैं जहां पाकिस्तान का झंडा ना लगा हो। हर कब्रिस्तान शहीदों से भरा पड़ा है। तो ऐसी हालत में क्या इन चीजों पे पॉलिटिक्स चाहिए? क्यों 1 साल हो गया है और इस पे जुडिशल कमीशन नहीं बना? इस पे बन जाना चाहिए था ताकि ये टास आराइयां चीजें खत्म होती, जिसने कसूर किया है उसको सजा मिल जाती और मुल्क आगे बढ़ पाता। अभी तक पूरा मुल्क 9 मई का असीर है।
तो कुछ असीर जेल में है, पूरी कौम को 9 मई का असीर बना दिया। इस पे जुडिशल कमीशन बने, जो खान साहब ने बारहा इस पे बात की है, और उसमें गुनहगार हैं। देखें, कुछ लोग तो जिन्होंने एहतजाज किया, कुछ जज्बाती भी, गलती भी हो सकती है, वो एक लेवल है। लेकिन अगर कोई साजिश में इन्वॉल्व है, खुदा ना खास्ता, तो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बाकी तो मुल्क आगे बढ़े ना, बाकी पार्टी आगे बढ़े। खान साहब तो उसको ज़ेर हिरासत है, खान साहब का तो कोई रोल नहीं है। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ इस पे बड़ा क्लियर है कि वो ये समझते हैं, हुकूमत समझती है कि इनका फैज साहब का कोई इसमें रोल है 9 मई में, तो आप इस पे जुडिशल कमीशन बनवा दीजिए, जिसका कोई रोल होगा वो सामने आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ पहुंचे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जमात इस्लामी समेत मुल्क के जो हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है MKM, उसने भी सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती करने के मामले पर शिकवा किया है। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों को कम करने का फैसला कबूल नहीं, हम पूरे मुल्क में बिजली की एक जैसी कीमत चाहते हैं। उनका कहना था कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दीगर इलाकों के एहसास महरूमी में इजाफा हुआ है। उम्मीद है वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम करने का ऐलान करेंगे। नवाज शरीफ की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म को करनी चाहिए थी और पूरे मुल्क के लिए करनी चाहिए थी। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि पंजाब ने यह रिलीफ मुफ्त में नहीं दिया, बल्कि अपने आवाम के लिए पैसे देकर लिया है। मुझे खुशी होगी कि अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपनी आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट जो है वो 14 रुपये रिलीफ देने का ऐलान किया था। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MKM पाकिस्तान सीनियर रहनुमा है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरशद वोरा साहब, देखिए एतराज़ तो है, लेकिन क्यों आपको लगता है कि ये जो ऐलान था ये पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए था, ना कि सिर्फ जो है वो एक सूबे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो बड़ी एक जेन्युइन सी बात है कि एक सूबा जो है वो मराहत ले और बाकी सूबे जो हैं वो मराहत ना हासिल कर सकें। क्या कराची में रहने वाला, कश्मीर में रहने वाला, पेशावर में रहने वाला, कोयटा में रहने वाला, सिब्बी में रहने वाला, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या इन लोगों को जो मराहत पंजाब की गवर्नमेंट दे पा रही है, और पंजाब की गवर्नमेंट अगर अपने बजट से दे रही है या कहीं से भी दे रही है, तो फिर ये चीज प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इसको इम्प्लीमेंट करवाए तमाम सूबों में, चाहे वो सूबाई हुकूमतें के थ्रू करवाए, लेकिन ये करवाना फर्ज बनता है। अदरवाइज जो है अवाम जो है वो फिर इस चीज का शिकार होंगी ज़हनी तौर पर कि देखिए हमारे साथ जो है वो मराहत उधर दी जा रही है और हमारे साथ जो है अनफेयरनेस हो रही है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक ताल्लुक है, देखें जो आपका कैपेसिटी चार्जेस जो दिए जा रहे हैं या जो IPPs का इशू है, सबसे पहले देखें मुस्तफा कमाल ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पे 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर ने फिर अपनी काबीना के साथ मुलाकात करवाई, फिर अताउल्लाह तारन के साथ जो है वो बैठकर उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, देखें ये अगर लोगों में ये एहसास कमतरी पैदा हो गया कि पंजाब सूबा जो है वो उसको बरतरी है तमाम दूसरे सूबों पे, तो फिर ये नाइंसाफी होगी। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास डेवलपमेंट फंड है, उस डेवलपमेंट फंड में से ही हमने जो है वो लोगों को रिलीफ दे दिया, तो अगर कोई सूबा चाहे वो अपने लोगों के लिए रिलीफ दे सकता है, तो ये काम सिंध, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हो सकता? देखिए बिल्कुल हो सकता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटरवीन करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जब एक सूबे में ये चीज पॉसिबल है तो दूसरे सूबों के वज़राए आला को, दूसरे सूबों के गवर्नर को, दूसरे सूबों की हुकूमतों को फिर इस चीज पर मजबूर करें कि वो भी कोई अगर 14 रुपए दे रहा है, 20 रुपए दे रहा है, रिलीफ सबको मिलना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। पूरे पाकिस्तान में ये रिलीफ मिलना चाहिए। ये अरशद भाई, पंजाब में तो उनकी अपनी हुकूमत है ना, पंजाब में तो उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी वजीर आला उनका है, KP तो ज़ाहिर बात है अपोजिशन जमात की हुकूमत है।
तो आपको लगता है वजीर आजम इनको कन्विंस कर सकते हैं या इनको मजबूर कर सकते हैं कि ये भी दें? वजीर आजम के ऊपर एक अहम जिम्मेदारी है। बेशक उनकी हुकूमत है सूबे पंजाब में, लेकिन पीपल्स पार्टी भी उनकी अलाई है और बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी के साथ ये शरीक हैं। रहा केपीके का सवाल, केपीके में भी जो है पाकिस्तानी अवाम रहती है, तो वजीर आजम को ये फार्मूला तमाम वज़रा आला के साथ बैठकर, और फिर चाहे वो सिंध के डेवलपमेंट फंड की कटौती करें, चाहे वो बलूचिस्तान की करें, चाहे केपीके की करें, लेकिन पॉलिसी को जब एक पॉलिसी एक तरफ से अनाउंस हो जाती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन जब आप करते हो तो फिर एक सूबे के लोगों को फायदा हो, तो बेहतर ही होता कि वजीर आजम साहब तीनों वज़रा आला को बिठाते, उनके बजट को देखते, फाइनेंस मिनिस्टर को बिठाते, और फिर ये कटौती जब देखें, जब नेशनल फाइनेंस कमीशन के और डिविजिबल पूल से जब पैसा मिलता है सिंध को या केपीके को या बलूचिस्तान को, तो उस पैसे में से वो ये जो रियायत देनी है, ये जो मराहत देनी है बिजली के बिल में, ये उस पैसे को वहीं रोक लें, वहीं से काट कर वहीं से मराहत दे दें। ये कर सकते हैं। अच्छा, आप अरशद भाई, आपकी मुलाकात हुई थी वजीर आजम से बिजली के बिलों के मामले पर ही। मुझे याद पड़ता है एमकेएम का वफ्द आकर मुलाकात करके गया था वजीर आजम से। वहां पर उस वक्त आपकी वजीर आजम से क्या बात हुई थी? क्या कोई यकीन दहानी कराई गई थी आपको कि ठीक है देखेंगे इस मामले को या इस पर कुछ करेंगे? देखिए, हमें पूरी जो है मुलाकात के बाद फिर मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी चार्जेस पे, आईपीपीस पे पूरा जो है हमें एक प्रेजेंटेशन दी गई मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड डेवलपमेंट में। उसमें फेडरल मिनिस्टर साहब खुद मौजूद थे। वो प्रेजेंटेशन हमारे 20 MNS थे, 21 MNS थे, उनको ये प्रेजेंटेशन दी गई। सारी चीजें हमने देखी। उन्होंने बताया भी कि इस मसले से किस तरीके से निपटा जा सकता है। ये तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें यहाँ प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ा, मैं अगर कराची की स्पेसिफिकली बात कर लूं तो कराची का सबसे बड़ा इशू जो है वो के इलेक्ट्रिक है। देखिए, आज भी के इलेक्ट्रिक जो है उन इलाकों में, कुछ ऐसे इलाकों में 12-12, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है। हालांकि आपके सामने इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है इलेक्ट्रिसिटी वाफर मकदार में, वो ये कहते हैं कि ये वेरी हाई लॉस एरिया है। अब वेरी हाई लॉस एरिया में अगर 70% लोग नहीं दे रहे, जो 30% लोग बिजली का बिल भर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उनके लिए पिछले 6 महीने से मैं सुनता चला आ रहा हूं कि हम नया सिस्टम ला रहे हैं, कोई नया सिस्टम नहीं आ रहा। आपके अच्छा। अभी जो लोड शेडिंग है पिछले 2-3 महीनों में हुई है, उसमें लोग मरे हैं। ये तो के इलेक्ट्रिक तो कातिल इलेक्ट्रिक है। इन्होंने जिस तरीके से ज्यादती की हुई है ये, और खुद अपने मुंह से इनके CEO कहते हैं कि हमारा मकसद पैसा कमाना है, हमने पैसा कमाने के लिए ये इदारा लिया है, अगर हमने पैसा नहीं कमाया तो फिर हमारे लिए बेकार। आप कमाओ पैसा, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने जो है रात को लोड शेडिंग नहीं करनी, तो आपने रात को लोड शेडिंग नहीं करनी। अगर आपका जो है आपका खुद का जो है कंज्यूमर मैनुअल कहता है कि आपने वेरी हाई लॉस में 7.5 घंटे लोड शेडिंग करनी है, तो आप 14 घंटे लोड शेडिंग नहीं कर सकते। ये तो अपने खुद के उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्ट्रिक के भी आपको लगता है बड़े मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब हमारे साथ पहुंचे और बात कर रहे थे बिजली के जो टैरिफ का इशू है उस पर। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क के कई इलाकों में सैलाब और मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। NDMA ने आइंदा 2 दिनों में मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के नतीजे में सैलाबी कैफियत पैदा होने का खदशा जाहिर किया है। अब तक होने वाली बारिशों में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले हादसात में कम अज़ कम 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि फैसलाबाद, भावलपुर, मुल्तान, भावलनगर, चिन्योट और रहीम यार खान में कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। लाहौर के भी कई इलाकों में हफ्ते के दिन तेज हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रहा। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम मुतल्लिका महकमों को सूबे में बारिशों से निमटने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम करने का हुक्म दिया है। मानसून बारिशों का सिलसिला पंजाब के अलावा बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी जारी है। बलूचिस्तान में जो बारिशें जारी हैं उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में जो राब्ता सड़कें हैं और पुल हैं वो तो ग़यानी की नज़र हो गए हैं। बलूचिस्तान में कोहलू, सिब्बी,
किला अब्दुल्ला, चमन और ज़ियारत में बारिशें बदस्तूर जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी, दीर, हरीपुर और चतराल के बाज़ इलाकों में बारिशों की वजह से नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रेलों ने मकामी आबादी को नुकसान पहुंचाया। बल्तिस्तान का जो इलाका है अस्तोर, वहां पर सैलाबी रेलों से पुल, ज़रूरी ज़मीनें, बागात और आपाशी की जो स्कीमें हैं वो तबाह हुई हैं और बागात को भी नुकसान पहुंचा है। अब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मानसून हवाओं का जो सिलसिला है वो सिंध में भी दाखिल हो गया है और 19 अगस्त तक कराची, घोटकी, उमरकोट, सांगड़, ठठा और सखर समेत दीगर इलाकों में बारिशें हो सकती हैं। साथ ही महकमा मौसमियात ने खबरदार भी कर दिया है कि ये जो स्पेल है वो 25 अगस्त तक जारी रहेगा और इस दौरान देहाती इलाके ख़ास तौर पर उनके लिए मुश्किल होगी, ज़ेरे आब आ सकते हैं और शहरी इलाकों में कुछ जगह पर अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग दी गई है। अब NDMA ने बारिशों के दौरान मुतल्लिका महकमों को हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने और हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।